Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Gulrez Ahmed. This is my channel Gulrez Excellent Classes. चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें हमें। देखिए हम आपके लिए आज लेके आए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेक्चर 5th। इसका 5वां लेक्चर हम करेंगे और 5वां लेक्चर में हमारा टारगेट है जेनेटिक मटेरियल के सर्च में जो एक्सपेरिमेंट हुए थे जो उन सबको करना है हमें आज इस लेक्चर के अंदर कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में है क्या। यहाँ कन्फ्यूजन था लोगों के पास। जेनेटिक मटेरियल कोई चीज है पता था, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, ये भी पता था। मिस्र ने तो उसके बारे में बोल दिया था कि वो कुछ डीएनए हो सकता है, उसको हम न्यूक्लियन कहते हैं, ऐसे बोल दिया। लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं थी बात की कि एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल बॉडी में डीएनए यानी सेल के अंदर डीएनए है, कोई प्रोटीन है या आरएनए है, क्या है ये नहीं पता था। एक्चुअली में उस चीज के सर्च के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। पूरी हिस्ट्री पे हम चलते हैं कि क्या क्या इससे रिलेटेड काम हुए। जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड जेनेटिक मटेरियल क्या है, कौन है, इसके पता लगाने के चक्कर में कब से काम चल रहा है, उन पूरी हिस्ट्री को लेके चलते हैं एंड पूरा जेनेटिक्स में देखते हैं कि कब कब क्या क्या काम हुआ है। सबसे पहले इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम बात करेंगे इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल की, लेकिन उससे पहले जो जेनेटिक्स के अंदर जो जिस सन में काम हुआ उस सबको लेते हैं। पूरा डेटा एक साथ हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डेट्स को याद रखना, एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट का करने वाले का नाम और डेटा। जो भी जेनेटिक्स है, चाहे वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं और एक और जेनेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो क्लासिकल जेनेटिक्स या मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो स्टार्टिंग में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जेनेटिक्स जो है हमारे पास वो दो तरीके का होता है। जेनेटिक्स जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और दूसरा होता है क्लासिकल जेनेटिक्स या मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स या फिर क्लासिकल जेनेटिक्स, उसको हम क्लासिकल जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या सबसे पुराना जेनेटिक्स यही है। ये इसमें काम तो बहुत बाद में हुआ, सबसे पुराना जेनेटिक्स यही है। इसमें भी हुआ तो इतना भी ये नया नहीं है, लेकिन हाँ इसके मुकाबले सबसे पुराना यही जेनेटिक्स है, मेंडेलियन जेनेटिक्स। इससे भी पुराना जेनेटिक्स है, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स भी मौजूद है, लेकिन इन दोनों में बात कर रहा हूं मैं। इसमें सबसे पहले मेंडेलियन जेनेटिक्स में 1865 के अंदर मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था। हो सकता है याद ना आ रहा होगा, क्लास 10th में कोई पढ़ा हो तो भी थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल में ये सब बताएंगे कि 1865 से पहले क्या हुआ था और 1865 में क्या हुआ। बस इतना अभी याद रखो कि 1865 में मेंडल ने जो कुछ भी किया था एक्सपेरिमेंट, उसके वर्क को पब्लिश किया गया। मेंडल्स वर्क पब्लिश हुआ था, पब्लिश हुआ, मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ 1865 में। फिर लगभग 30-35 साल तक वह हिडन रहा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे। 1900 में लगभग 35 साल बाद मेंडल की वर्क के ऊपर दोबारा काम हुआ, यानी रीडिस्कवरी हुआ, रीडिस्कवरी हुआ ऑफ मेंडल वर्क। मेंडेलियन जेनेटिक्स से लिख सकते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स का रीडिस्कवरी हुआ, दोबारा काम हुआ। और तब तक मेंडल जा चुका था इस दुनिया से, करने वाला कोई और था, नाम उसका शमार्क था। कार्ल ओनील था, एक मिनट, शमार्क था नाम, और ह्यूगो डे वरीज वगैरह थे। ये 2-3 नाम हम लिख देते हैं।
ह्यूगो डी वरीस, ये दो नाम लिख रहे हैं। दोबारा इन्होंने किया, फिर क्या समझ में आया वगैरह। 1901 में जो है एक नया कॉन्सेप्ट आया। 1901 की बात करें तो 1901 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनके कॉन्सेप्ट से एक नया कॉन्सेप्ट आया और उसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1910 में टीएच मॉर्गन साहब आए, उनका वर्क आया। टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट आया जो ड्रोसोफिला पे किया था, एक्सपेरिमेंट वो किया टीएच मॉर्गन। ये सब ने बहुत कुछ किया हुआ है। तो ये मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर कुछ हिस्ट्री मोटा मोटा मैंने अभी बताया, और भी बहुत सारे हैं। जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे तब हम बात करेंगे। अभी तुम्हें याद रखना है कुछ सवाल अभी मैं पूछ सकता हूं तुम लोगों से। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1869 में एक काम हुआ था जो मिस्र ने किया था। मिस्र ने और ये क्या किया था, इसने निकलीन को डिस्कवर किया था कि कुछ एसिडिक मटेरियल होता है जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको निकलीन इसने बोला था। ऐसा मैंने पहले भी बताया। फिर बहुत लंबे समय बाद यानी 1920 में डीएनए के स्ट्रक्चर का एक्सरे डिफ्रैक्शन बनाया था। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस का एक्सपेरिमेंट आया। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस फ्रैंकलिन एंड विल्किंस फ्रैंकलिन एंड विल्किंस इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन इन्होंने बनाया। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए, डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1920 में। और जब ये 1920 में हुआ तो 1926, देखो एक तरफ थे ये 1920 में ये इन्होंने डीएनए का एक्सरे निकाला, इधर 1910 में टीएच मॉर्गन का भी एक्सपेरिमेंट आ चुका था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी आ गया था। तो कुछ चीजें लोगों के दिमाग में खटकने लगी कि कुछ है भाई, जेनेटिक मटेरियल क्या डीएनए तो नहीं है, फिर क्या है आरएनए तो नहीं है, ये कुछ और है। यहां से उनके दिमाग में आने लगा कि चलो काम करते हैं। यानी 1926 में क्वाइस टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के सर्च के लिए जागरूकता लोगों में आ गई। सर्च के लिए जागरूकता लोगों में आई, क्वाइस टू डिटरमाइन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो 1926 में लोगों में जागरूकता आ गई कि चलो अब खोज करते हैं। क्वाइस टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल, क्वाइस टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। यहां से मतलब पूरा का पूरा एकदम रेस लग गई। फिर
एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो गए। 1928 में एक एक्सपेरिमेंट हुए, एक 1944 में हुए एक्सपेरिमेंट, एक 1952 में हुए, और 1953 में तुम जानते हो वैटसन और क्रिक का मॉडल आया। तो ये भाई जागरूकता हो गई, उसके बाद रेस लग गई और स्पीड पकड़ती चली गई धीरे धीरे। अगर हम लोगों ने देखा तो बहुत स्पीड पकड़ ली रिसर्च से। अगर मैं यहाँ की बात करें तो उसके बाद जाके 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 1944 में, ठीक है, एवेरी, एमसी कार्टी एंड मैकलोड, इन तीनों का एक्सपेरिमेंट आया जेनेटिक मटेरियल के सर्च में। फिर उसके बाद 1952 में जो अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था बिना शक और शुबा के डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, मार्था चेस ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट आया था। मार्था चेस एक्सपेरिमेंट, मार्था एंड चेस एक्सपेरिमेंट, मार्था एंड चेस एक्सपेरिमेंट, एक मिनट, अल्फ्रेड हार्से, मार्था चेस पूरा नाम सर, अल्फ्रेड हार्से था ना, तो हार्से का नाम लेता, हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये तो कह रहा होता कुछ तो गलत होता है। एक सेकेंड, हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट का नाम वैसे ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट है, तब आया था। और 1953 में वैटसन और क्रिक ने काम किया था। 1953 में वैटसन और क्रिक ने काम किया। वैटसन और क्रिक ने क्या काम किया ये तुमको पता है? क्या काम किया था? बीडीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। बीडीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने दिया था, इन दोनों ने दिया था। तो एक बार यानी कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में जब लोगों में जागरूकता हुआ ना, तो काम स्पीड पकड़ ली। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी उसके ऊपर काम करने का एक स्पीड पकड़ ली, यानी जेनेटिक मटेरियल ने, आप यहाँ पे डिस्कवरी इन जेनेटिक मटेरियल जो है स्पीड अप हो गई, बढ़ गई, अब रेस लग गई, फास्ट प्रोसेस चलने लगा एकदम से। अब चलते रहो, एक से एक काम होते रहे। तो मैंने अभी सिर्फ डेट लिखे जेनेटिक्स के अंदर, कब किसने क्या किया, बस यही लिखे हैं। और आजकल इस पे सवाल आते ही रहते हैं, इधर से सवाल आते रहते हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल एक तरीके का जीके टाइप का मैंने एक पेज रख दिया तुम्हारे सामने, और इसको तुम्हें याद करना है। एक आध क्वेश्चन यहां से टकरा जाएंगे, नीट में या कहीं दूसरी किसी भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो बहरहाल जो हमारा कॉन्सेप्चुअल चीज हम उस पर चलते हैं, जिसके लिए हमने शुरू किया। हमारे टॉपिक का नाम क्या था? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए जो एक्सपेरिमेंट हुए उसकी बात करना, यानी एक्सपेरिमेंट इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा हेडिंग अब डलेगा जो हमें एक्चुअल में करना था कॉन्सेप्चुअल। लेकिन उससे पहले यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट्स मैंने पूरा कलेक्ट कर दिया है यहां पे। बाकी अगर कोई डेट मिलेगा तो हम और आगे करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जो पूछे जाते हैं आजकल डेट्स इस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से, वो यही, ठीक है, ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये बहुत पूछे। तुम देखना पीओएसक्यूज करके, तुम पीओएसक्यूज में इसकी सारी चीजें देखोगे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितना कीमती है। अल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक पे आ जाते हैं, और टॉपिक हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंट इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके लिए सबसे पहले इसमें नाम आएगा, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो यहां पर था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल।
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम होगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये एक्सपेरिमेंट नाम तो पहले से तुमको पता है, ग्रिफिथ ने किया था। फेडरिक ग्रिफिथ नाम है उसका, उसने किया था ये, फेडरिक ग्रिफिथ। ग्रिफिथ और ये कब किया था? 1928 में किया था। 1928 में किया था। इस एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरिया सेलेक्ट किया था उसने, उसी के ऊपर काम किया था। इसमें जो बैक्टीरिया लिया है, इसने उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, मतलब निमोनिया फैलाने वाला बैक्टीरिया, निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, या निमोनोकोकस भी लिखा जा सकता है, निमोनोकोकस भी लिखा जाता है इसके नाम के आगे, निमोनोकोकस। ये निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, और निमोनिया से क्या होता है? डेथ होता है, और ये निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को लिया था और इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और चूहा लिया था, एक माइस। अपने एक्सपेरिमेंट में दो चीजें लिया, एक इस बैक्टीरिया को लिया था और चूहा एज ए होस्ट लिया था, और एक्सपेरिमेंट किया था। देखो क्या कहते हैं। पहली बात, एक चीज और शुरू करने, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले, कि ये जो निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया जो है, ये इसके दो स्ट्रेन था, दोनों स्ट्रेन को लिया है। एक एस स्ट्रेन भी है, एक एस स्ट्रेन है, और एक है आर स्ट्रेन। एक एस स्ट्रेन है, एक आर स्ट्रेन है। अब एस स्ट्रेन को तुम देखोगे ना, आर स्ट्रेन को, तो आर स्ट्रेन कुछ इस तरीके का है। ये इसकी कॉलोनी है, और इसकी कॉलोनी बाहर से ऐसे रफ है, बाहर से ऐसे रफ है, कुछ है इसके आउटर मोस्ट लेयर पे कुछ चीजें हैं, तो हम कहते हैं कि रफ कॉलोनी बनाता है। ये फॉर्म रफ कॉलोनी, रफ कॉलोनी बनाता है। इसीलिए इसको आर स्ट्रेन बोल देते हैं। रफ कॉलोनी बनाता है, इसीलिए हम इसको आर स्ट्रेन बोलते हैं। और ये बीमारी नहीं, ये निमोनिया कॉज नहीं कर सकता, इसीलिए इसके बारे में एक और बात कि नॉन वीरुलेंट है, बीमारी नहीं देने वाला। वीरुलेंट मतलब बीमारी देने वाला, नॉन वीरुलेंट है। यहां पे आ जाओ, यहां पे किस्सा तो कुछ उस तरीके से ही मिल रहा है, एस स्ट्रेन में वैसा ही तुम्हें दिखेगा अभी तक तो। लेकिन बाहर एक और ऐसा लेयर होता है, स्मूथ लेयर, जिसकी वजह से अब ये रफ कॉलोनी नहीं, स्मूथ कॉलोनी बनाएगा, स्लिमी कॉलोनी बनाएगा, क्योंकि बाहर एक स्लिम लेयर है। इसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड का लेयर बोलते हैं इसको। ये एक स्लिम लेयर है, इसने स्लिम लेयर बनाया, और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। इसीलिए कॉलोनी कैसा बनाएगा? फॉर्म स्मूथ एंड स्लिम एंड स्लिमी एंड स्मूथ कॉलोनी बनाएगा, स्लिमी एंड स्मूथ कॉलोनी बनाएगा। और ये बीमारी कॉज कर सकता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये वीरुलेंट है, ये वीरुलेंट है, वीरुलेंट है।
virulent. Yes. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 में आया था, 1928 में आया था। इसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं क्योंकि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नेम ऑफ साइंटिस्ट है, उसने ये दिया था, उसने ये किया था एक्सपेरिमेंट को, इसीलिए इसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी बोला करते हैं। 1928 में था ये बात। इसने जो बैक्टीरिया इसमें लिया है वर्क करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो उसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, और या इसको निमोनोकोकस भी कहते हैं। और जो होस्ट लिया था वो एक माइस, एक चूहा लिया था। और इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन से कोई भी निमोनिया नहीं होता है, लेकिन एस स्ट्रेन से निमोनिया होता है। ये निमोनिया कॉजिंग है, इसको लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वीरुलेंट, यानी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी जब होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हम उसको वीरुलेंट बोला करते हैं। जब डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है तो, जब वीरुलेंट जिसमें नहीं होती उसको नॉन वीरुलेंट कह सकते हैं। वीरुलेंट, नॉन वीरुलेंट, ये समझ गए ना। अब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तुमको समझ में आएगा भी। अगर इतनी बात तुमको पल्ले पड़ रहा तो तुमको आगे भी समझ में आएगा कि मैं क्या कहने वाला हूं। देखना, अब एक्सपेरिमेंट शुरू करें कि क्या किया था एक्चुअल में उसने क्या किया था। एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे हुआ क्या था एक्सपेरिमेंट में। तो उसने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर काम कर रहा था। ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, थोड़ा सा बीकर कह लो इसको, टेस्ट ट्यूब ना कह के इसको तुम बीकर कह लो। इस बीकर में लिया एक चूहा, हमारे घर में भी एक चूहा है, देखिए, जो हाथी और घोड़ों से खेलता है। देखो ये चूहा नहीं, पता नहीं क्या है, पर मान लेते हैं कि ये चूहा है, मतलब माइस है। और इसके अंदर तुमने ऐड क्या कर दिया, तुमने डाल दिया अपना आर स्ट्रेन। चलिए पहले एस स्ट्रेन डाल देते हैं, पहले एस स्ट्रेन डाल लेते हैं, एस स्ट्रेन वाला। अब एस स्ट्रेन तुमने डाल दिया, चूहा भी डाल दिया, माइस डाल दिया। थोड़ी देर बाद क्या पाते हो तुम इस बीकर में, आफ्टर सम टाइम्स, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ मिनट, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं। तुम देखोगे कि चूहा का बैंड बज चुका है, माइस डेड हो चुका है। हम पहले भी कह रहे थे क्या स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग है, वीरुलेंट है, बीमार कर दिया, निमोनिया हो गया, और चूहा निमोनिया झेल नहीं पाया, मर गया। उसके पास डॉक्टर भी नहीं थे ना कि निमोनिया का इलाज करवाता, तो मर गया। पैसा होना चाहिए ना, डॉक्टर से थोड़ी ना, उसके पास पैसा ही नहीं था। अब एक और काम करते हैं, इस बार फिर से एक चूहा लेता है, दोबारा से एक चूहा लेता है, हाथी घोड़ों से खेलने वाला चूहा। और इस बार उसने क्या किया, आर स्ट्रेन को ले लिया, आर स्ट्रेन को लिया है। तब देखा आर स्ट्रेन गया भी इसके बॉडी में, और चूहा एकदम मस्त दौड़ रहा। उसने कहा कि मेरा तो कुछ नहीं हो पाया, मूंछ और लगा लिया, यानी माइस लाइफ है, माइस लाइफ जी रहा है, माइस जी रहा है अ लाइफ। एस स्ट्रेन से मर रहा है, आर स्ट्रेन से जी रहा है। एक्सपेरिमेंट में थोड़ा और चेंज लेके आते हैं, उसने सोचा चलो थोड़ा और चेंज लेके आते हैं एक्सपेरिमेंट में। इस बार उसने क्या किया, क्या किया देखो,
चूहा लो, चूहा को तो भूलना ही नहीं है, उसके पूंछ होते हैं, बिना पूंछ के भी हो सकते हैं चूहा, से कोई बात नहीं। एसिस्टेन लेना है तुमको, क्या लेना है? एसिस्टेन, लेकिन मरा हुआ, हीट किल्ड एसिस्टेन, गर्म करके मारो, बैक्टीरिया ही तो है ना, मर जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम हीट किल्ड एसिस्टेन। हीट किल्ड एसिस्टेन को तुमने ले लिया, मरे हुए, गरम करके मरे हुए बैक्टीरिया जो एसिस्टेन थे उसको ले लिया और उसको माइस में इंजेक्ट किया। बेसिकली डालने का मतलब, बीकर में डालने का मतलब इंजेक्ट कर रहे हैं हम इसको, ये बीकर के अंदर कर रहे हैं, लेकिन इंजेक्ट लिखेंगे, इसे लिखना हो ना तो लिखेंगे कि आर स्टेन इंजेक्ट इनटू माइस, बीकर में डाल के ना, यहाँ पे जैसे बात है ना, इस पे ऐसे लिख, लैंग्वेज में ये लिखा हो सकता है कि आर स्टेन इंजेक्ट इन माइस, तो ये हुआ हीट किल्ड है। यहां पे क्या है? हीट किल्ड एसिस्टेन इंजेक्ट इन माइस। तो फिर क्या हो रहा है? माइस अपने आप नहीं जाएगा भाई, इंजेक्ट करना भी पड़ेगा, खाली बीकर में डालने से नहीं होगा। तो क्या देखोगे कि चूहा जो है तुम्हारा वो तो जी रहा है, माइस क्या है? अलाइव है। फिर से देखो, आर स्ट्रेन बीमारी कॉज नहीं करता है, ये हमको पता था, उसमें नहीं मरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस बार एस स्ट्रेन तो है, फिर भी बच गया, लेकिन एस स्ट्रेन मरा हुआ है। चलो ये भी मान सकते हैं कि मरा हुआ आदमी क्या किसी को मारेगा, तो वह मरा हुआ है इसलिए नहीं मार पाया। चलो दूसरा एक केस, चौथा केस लेते, दूसरा कह रहा हूं, चौथा केस लेते हैं, चौथा केस लेते हैं, चौथा केस। इस बार क्या करते हैं हम लोग? इस बार हम लोग क्या करते हैं कि चूहा लेते हैं, उसमें इंजेक्ट करना है तो लेना तो पड़ेगा, और इस बार फिर से हीट किल्ड एसिस्टेन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लिख रहा हूं मैं, हीट किल्ड एसिस्टेन लिया, और साथ में लाइव आर स्ट्रेन ले लिया। सोचो सोचो क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? देखो, आर स्ट्रेन तो बीमारी फैलाता नहीं है और एस स्ट्रेन मरा हुआ है, तो कायदे से एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड क्या है यहां पे? एक्सपेक्टेड ये है, एक्सपेक्टेड हो गया, एक्सपेक्टेड ये है कि माइस अलाइव होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, ये, पर ऐसा हुआ नहीं। पर रियलिटी यही है, रियलिटी यही है जो करेक्ट है, जो रियलिटी है कि माइस मर गया। अभी चौंक जाने वाली बात थी, कायदे से उसे मरना था, सॉरी मरना नहीं था, जीना था, क्योंकि हमने देखा आर स्ट्रेन में भी जी पा रहा है माइस, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन ले रहे थे तो भी जी जा रहा है। अरे वही तो दोनों को लिए हम, बस मिला दिए एक साथ दोनों को, लेकिन दोनों ही जो पहला फीचर रखते थे कि उसे माइस को मारते नहीं थे वही लिए हम, फिर भी माइस क्यों मर गया? ऐसा होता भी कि दिमाग में खटका, माइस क्यों मर गया? तो फिर इसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया, एक्चुअली में हुआ क्या कि माइस मर गया, चूहा मर गया, या नहीं मरना था। एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए सोच के तो मरना नहीं था, लेकिन हुआ क्या हुआ? तो फिर इस बात के लिए हमने इसका डिटेल देखा। हमने नहीं, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहा था उस जमाने में, मैं था ही नहीं, ये 1928 की बात है, देश भी आजाद नहीं हुआ था, दादा परदादा का टाइम का है मसला।
तो जब उसके बाद में देखा गया कि भाई बीकर में चलते हैं और खेल देखते हैं एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। आखिर हुआ ये था कि तुमने क्या लिया था, एक हीट किल्ड एसिस्ट्रेन लिया था, ये है ना। ये एसिस्ट्रेन है, ये क्या है, एसिस्ट्रेन है। और खाली ऐसे होता तो हम इसको आर स्ट्रेन कहते हैं, इसको हम आर स्ट्रेन कहते हैं। अब जब तुम इसको हीट किल्ड है, इसको हीट किल्ड करते हैं, इसको ना किल्ड है, हीट किल्ड है। जब तुम इसको हीट किल्ड लेते हो ना, ठीक है, ये तो मर गया है, लेकिन इसकी जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है ना वो खत्म नहीं हुआ। ये वाला हम देख क्या रहे हैं कि जब हीट किल्ड हमने लिया है, इसको हीट किल्ड करके और साथ में ये लिया, तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो ये कवरिंग है ना म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, वो इस पे आ गया है और वो जो है बिना कवरिंग का हो गया। ये तो जिंदा था ना, ये तो लाइव था, लेकिन इसके पास वो जो है ना कवरिंग वो आ चुका था। अब इसीलिए ये कवरिंग आ जाने की वजह से अब ये आर स्ट्रेन नहीं, ये एस स्ट्रेन नहीं बन गया। अब देख लो सकल सूरत, एस स्ट्रेन बन गया और ऊपर वाला आर स्ट्रेन बन गया। तो सारा खेल इस कवच का है, कपड़े का है। मिस्टर इंडिया का सारा खेल घड़ी का था, ये सारा खेल इसके कपड़े का है। बीमारी ये कपड़े से फैलाता है। हीट किल्ड में ठीक है मार दिया, लेकिन बैक्टीरिया मरा था, उसका कपड़ा नहीं मरा था। इसने क्या किया कि मरते मरते थमा दिया कपड़ा इसको। अब ये आर स्ट्रेन बन चुका है, एस स्ट्रेन, और इसने क्या किया, चूहे को मार दिया। यानी माइस जो डेड था ना, उसके से अंदर से ये बात पता चली थी। यहां पे नहीं कि डेड माइस से उन्होंने, डेड माइस से, अच्छा ये डिटेल जानने की जरूरत कब महसूस हुई इसके बारे में मैंने नहीं बताया, आई एम सॉरी फॉर दैट। कि जब उसको माइस मरा, जब माइस मरा ना, तो उस डेड माइस से, उस डेड माइस से, डेड माइस से उसने लाइव एस स्ट्रेन को ऑब्टेन किया। डेड माइस से, फ्रॉम डेड माइस लिख रहा हूं, फ्रॉम डेड माइस से लाइव एस स्ट्रेन को ऑब्टेन किया, ऑब्टेन किया ग्रिफिथ ने, ऑब्टेन किया ग्रिफिथ का। यहां से दिमाग खटका था कि मैंने तो मरा हुआ एस स्ट्रेन डाला था, इसीलिए ये डिटेल इसने निकाली थी, इसीलिए उसने डिटेल पे काम किया था। ये बात बताना भूल गया, सीक्वेंस में नहीं आ रहा है कुछ दिनों से, जब से तबीयत खराब हुई है ना, चीजें सीक्वेंस में बोल नहीं पा रहा हूं, पर कोशिश कर रहा हूं जल्दी से ठीक हो जाऊं मैं। देखो यहाँ पे हीट किल एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन लेने के बाद एक्सपेक्टेड था कि माइस जिंदा रहेगा, लेकिन माइस गया मर। जब माइस मर गया तब माइस के अंदर से उसने देखा मरा क्यों, उसका पोस्टमार्टम किया चूहे का, तो चूहे के पोस्टमार्टम में उसे लाइव असिस्टेंट मिला। करे लाइव, लाइव असिस्टेंट कैसे आ सकता? मैंने तो सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ हीट के लिए असिस्टेंट लिया था, लाइव आर असिस्टेंट लिया था, लाइव असिस्टेंट कैसे आ सकता है? वहां से जो खटका था उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया, तो उसको पता चला कि जो हीट किल एसिस्टेन है उसने अपना कवच, अपना म्यूकोपॉलीसेकेराइड का लेयर आर एसिस्टेन को देके आर एसिस्टेन को एसिस्टेन बना दिया, यानी नॉन वीरोलेंट से वीरोलेंट बना दिया। यहां से उसको ये समझ में आया कि नॉन वीरोलेंट से वीरोलेंट बना दिया उसने, नॉन वीरोलेंट से वीरोलेंट बना दिया उसने। ये पता चला। ये तो था पहले नॉन वीरुलेंट, लेकिन अब बन गया ये वीरुलेंट, अब बन गया ये वीरुलेंट। ये सब यहां से क्या दिमाग में खटा, समथिंग इंटर फ्रॉम आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन, इंटर इनटू एस स्ट्रेन फ्रॉम आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन इनटू द आर स्ट्रेन।
तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहां से ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन नहीं, मैं ऑब्जर्वेशन यहां से ये बनता है कि कुछ तो है, ऑब्जर्वेशंस कि समथिंग from a strain into R strain, कुछ तो है, ये हमको ऑब्जर्व हो रहा है। कंक्लूजन ये निकला कि कोई तो बायोकेमिकल स्ट्रेन है, कोई तो बायोकेमिकल है जो एस स्ट्रेन से निकलकर आर स्ट्रेन में आ रहा है, और वो बायोकेमिकल ही जेनेटिक मटेरियल है, वो बायोकेमिकल ही जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि वही फीचर लेके जा रहा है। यहां से ये कोई तो बायोकेमिकल नेचर, लेकिन उस समथिंग का जो बायोकेमिकल नेचर है ना, वो अभी अननोन था। वो डीएनए है, प्रोटीन है, क्या ही नहीं मालूम था, या फिर सम बायोकेमिकल, यानी कि वो समथिंग या सम बायोकेमिकल है। ये समथिंग क्या है, तो सम बायोकेमिकल है, बायोकेमिकल है जिसका जो फीचर है, नेचर है, वो अननोन है। क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन वही जेनेटिक मटेरियल है, ये पता था, क्योंकि वही कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है, और कैरेक्टर को जो ट्रांसफर करेगा उसे हम लोग जीन बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ऐसा हम बहुत पहले से मेंडल के टाइम से ही जान रहे हैं। तो कैरेक्टर को तो ये ट्रांसफर कर रहा है, एंड जेनेटिक मटेरियल वही है, लेकिन उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं पता कि वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, क्या है आखिर नहीं पता। इस चीज को ये तो पता है, इतना चलो चलो, तो फिर इस चीज के लिए कि कौन है बायोकेमिकल, एक्चुअली में इसका नेचर क्या है, वो बायोकेमिकल क्या है, उसके लिए तीन लोग, तीन थोड़े से मेहनती ही थे लेकिन गरीब साइंटिस्ट थे, जो भी रहा हो, तो उन्होंने किया काम, और उनके काम कहां तक गया वो तुम देखना है। नाम है एक एवरी, McCarty एंड मैकलोड। इन्होंने 1933 से काम करना शुरू किया और 1944 तक काम किया इस बात पे कि डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन, आखिर ये बायोकेमिकल कौन चीज है, ये जेनेटिक मटेरियल कौन सी चीज है, इसके सर्च में 11 साल खर्च किया इन लोगों ने। दूसरे नंबर पे हम आते हैं, बात करते हैं हम एवरी McCarty एंड McCarty एंड मैकलोड। ये 1944 में एक्सपेरिमेंट पूरा किया। देखो इन्होंने 1933 से शुरू किया और 1944 तक चला, लगभग 11 साल का टेन्योर था इनका एक्सपेरिमेंट का, 11 इयर्स का ड्यूरेशन लिया इन्होंने। और इनका ये पता लगाना था कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। जिसने ये काम किया था, जिसने वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया था, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या था, ये मोटिव था इसका। अब यही चल, तो फिर से वही एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन की बात होगी यहाँ पे, एक उसी में से बात कर रहे थे। तो एस स्ट्रेन को लिया उन्होंने, किल्ड कर दिया। एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन, बैक्टीरिया में एस स्ट्रेन लिया और किल्ड किया। किल्ड करने के बाद उसका बायोकेमिकल प्यूरिफिकेशन किया।
बायोकेमिकल प्यूरिफिकेशन किया। कैसे? जो ये प्यूरिफिकेशन कर दिया, उसके बाद देखना एसिस्टेंट को किल किया है, बायोकेमिकल कुछ प्यूरिफिकेशन किया है, जो भी है उसका प्यूरिफाइड वगैरह करके एक सॉल्यूशन सा बना दिया है। अब देखना कि ये सॉल्यूशन को 3 अलग अलग बीकर में ले लिया उसने, 3 अलग अलग बीकर में लिया, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा थोड़ा ले लिया सब में, इसमें थोड़ा सा ले लिया, इसमें थोड़ा सा ले लिया, इसमें थोड़ा सा ले लिया, 3 बीकर बनाया, 3 बीकर बना लिया, ले लिया 3 बीकर। चलो समझ पाए? नहीं समझ पाए? अच्छा समझ, चलो समझ, मान लिया क्या हमने क्या किया, फिर से बता देते हैं एक बार। एसिस्ट्रेन लिया है, वही वाला पीछे वाला एसिस्ट्रेन, निमोनोकोकस वाला एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया है, वो लिया, उसको किल किया जैसे हम करते थे ना, हिट किल करके और फिर कुछ बायोकेमिकल प्यूरिफिकेशन किया। उसके बाद 3 अलग अलग बीकर में डाल दिया। अब तीनों में आर स्ट्रेन डाल देते हैं, तीनों में हम आर स्ट्रेन डाल देते हैं। इसमें भी आर स्ट्रेन डाला, कौन सा? आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। क्या देखना है तुमको कि कौन से बीकर में आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन बन जाता है। वही हुआ था ना लास्ट एक्सपेरिमेंट में, हमने वही देखा था ना। तो भाई इस कौन से बीकर में बनता है उसे अब कैसे पता करेंगे? कैसे करेंगे? हम इसमें क्या करते हैं ना, हम इसके अंदर एंजाइम डाल रहे हैं, डीएनएज एंजाइम्स, आरएनएज एंजाइम्स, ये डाल दिए, क्योंकि हमको मालूम है कि उस बैक्टीरिया के अंदर 3 ही चीज हो सकती है, या तो डीएनए है, आरएनए है, या प्रोटीन है। 3 ही चीज हो सकती है, हमको ये पता है। 2 को खत्म करने के लिए मैंने तो एंजाइम डाल दिया। डीएनए को तोड़ देगा, आरएनए को तोड़ देगा, ये हमको पता, खत्म कर देगा। प्रोटीएज नहीं डाले तो प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट होगा। पर हम मानी कि इस आर स्ट्रेन या लाइव एस स्ट्रेन जो कुछ भी है, इस पूरे इसमें सॉल्यूशन के अंदर जो कुछ है वो 3 ही चीज होता है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, 3 ही चीजें। 2 को तो मैंने खत्म कर दिया एंजाइम डाल के, बच क्या होगा? यहाँ पे प्रोटीन इंटैक्ट होगा, यहाँ पे प्रोटीन का कुछ नहीं होगा, प्रोटीन इंटैक्ट होगा, उसका कुछ नहीं होगा, प्रोटीन इंटैक्ट होगा। डीएनए क्या करेगा? डीएनए को छोड़ेगा नहीं, खत्म। आरएनए क्या करेगा? आरएनए को छोड़ेगा नहीं, खत्म। प्रोटीन बच गया। अगर प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है तो प्रोटीन ही चेंज कर देगा आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले बीकर में आर स्ट्रेन ही रहा, प्रोटीन था फिर भी प्रोटीन ने कुछ नहीं किया, प्रोटीन था फिर भी प्रोटीन ने कुछ नहीं किया। दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, यहां पे डालते हैं हम लोग डीएनए डाल देते हैं और प्रोटीएज डाल देते हैं, ये डाल देते हैं। डीएनए ने डीएनए को तोड़ा, प्रोटीएज ने प्रोटीन को तोड़ा। यहां पे इंटैक्ट क्या है? आरएनए इंटैक्ट है, आरएनए इंटैक्ट है। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो आरएनए ही आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में तब्दील कर देगा, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में तब्दील कर देगा आरएनए। बट ऐसा यहां पे भी नहीं हुआ, आर स्ट्रेन ही रहा।
बात को समझने की कोशिश करना कि भाई ये लोग कर क्या रहे थे। इनको मालूम चल गया था कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन बना है, लास्ट वाले में हीट किल्ड वाले के साथ लिए थे। तो आखिर फिर ये भी पता चल गया था कि उस हीट किल एस स्ट्रेन में, एस स्ट्रेन में कोई ऐसी चीज है जो जाके आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन बना देती है, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर, अपनी कैरेक्टर ट्रांसफर करती है। अब इनको यही मालूम था कि उस पूरे बैक्टीरिया में तो तीन ही चीज है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। इसके अलावा कुछ है नहीं बॉडी में। देखते हैं कि इसमें से क्या हो सकता है, इन तीनों में से क्या है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक तीन चीजें होती है ना, इसीलिए तीन भी कर लिया उन्होंने। तीनों में सॉल्यूशन लिया एस स्ट्रेन का, तीनों में आर स्ट्रेन डाला और एंजाइम दो दो करके डाला। कहते एक ही को सरवाइव करवा, एक ही चीज को छोड़ना चाह रहे हैं ताकि पता लगे कि वो चीज ट्रांसफर कर रही है कि नहीं। आरएनए प्रोटीन इंटैक्ट छोड़ा, उसने ट्रांसफर नहीं किया। आरएनए इंटैक्ट छोड़ा, इसने ट्रांसफर नहीं किया। भाई अभी भी नो एस स्ट्रेन, यहां पे भी नो एस स्ट्रेन नहीं बना। लेकिन यहां पे जब आर स्ट्रेन तुमने डाल दिया है और साथ में तुमने क्या किया, यहां पे तुमने डाला आरएनएस, आरएनए को तोड़ा, आरएनएस डाल के आरएनए को तोड़ा, प्रोटीज डाल के प्रोटीन को तोड़ा। इस बार डीएनए नहीं डाला, इस बार तुमने डीएनए नहीं डाला, डीएनए इंटैक्ट रहा, डीएनए इंटैक्ट रहा और तुमने क्या देखा, एस स्ट्रेन बन गया, आर स्ट्रेन कन्वर्ट इनटू द एस स्ट्रेन। ये बात प्रूफ हो गया कि डीएनए के पास ही वो एबिलिटी है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर कर सकता है। बट लोगों ने माना नहीं, बहुत से साइंटिस्ट सेटिस्फाइड नहीं हो पाए इस बात से, कोई खास प्रूफ नहीं दे पाए ना। उनको लगा अरे यार हो सकता है कि बैक्टीरिया में और भी कुछ हो, सिर्फ तीन ही चीजें जरूरी तो नहीं है, बैक्टीरिया एक सेल है और कुछ हो सकता है, पता नहीं क्या, कोई आयन हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दलीलें आने लगी। लेकिन हाँ ये था आर स्ट्रेन कन्वर्ट इनटू द एस स्ट्रेन, यहां पे एस स्ट्रेन में तब्दील हो गया और कुछ पता तो चल गया कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इससे पहले लोगों का यह मानना था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता था, पर यहां से यह बात प्रूफ हो गया था कि नहीं 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 डीएनए है। बट मेनी साइंटिस्ट डू नॉट कन्विंस्ड फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट। बात यही है, पर नोटिस करके बात याद रखने वाली यह है कि मेनी साइंटिस्ट एंड मेनी वर्कर, मेनी साइंटिस्ट और मेनी वर्कर्स not convinced, not convinced, not convinced. Many scientists and many worker not convinced from these experiments. उनको सहमति नहीं मिली। हाँ लेकिन कुछ हद तक पता चल गया था कि हाँ प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ऐसा आइडिया आ गया था। एक्चुअली में प्रूफ नहीं कर पाए, ढंग से प्रूफ नहीं कर पाए, कन्विंस नहीं कर पाए, इसीलिए इनकी थ्योरी, इनकी कहानी एक कहानी बन के रह गई। हालांकि काम इन्होंने बहुत किया भाई, 11 साल खर्च किया हुआ है, वो भी कम नहीं है। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी बहुत बार किया होगा, ये चीज निकाला है, काफी बड़ा काम है। मेरे नजर में तो काम किया है, वैसे उनको माना नहीं है, उनको मान्यता नहीं दी है। बहरहाल तो आप इतना इसको अच्छे से याद करें कि एक एक्सपेरिमेंट और है जो हम कल बात करेंगे, और वहां से एकदम बेशक प्रूफ हो जाएगा, बिना किसी शक और शुबा का प्रूफ हो जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया हो गया कि जेनेटिक मटेरियल वाली टेंडेंसी जो है, कैपेसिटी जो एबिलिटी है, वो किसमें है, वो है डीएनए में। इतना झलकने लगा है, कल प्रूफ हो जाएगा। सो आप याद कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाहर बिल्कुल घूमने मत जाइए, टाइम नहीं है तो